हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संविधान संशोधन विषय पर जिक्र कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विषय पर आज हम बात करना चाहते हैं। संविधान संशोधन का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में भाग 20 और अनुच्छेद 368 में आपको संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारतीय संविधान में संशोधन का जो कंसेप्ट है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह कंसेप्ट भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विषय का जिक्र किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन विषय के बारे में। आपको पता है कि हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब तक भारतीय संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं और भारतीय संविधान में संशोधन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार से भारतीय संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, जिसमें संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है और संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से। संविधान संशोधन से संबंधित कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है कि संविधान में जो संशोधन की शक्ति है वो संसद को सबसे ज़्यादा दी गई है। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वह संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। अभी भी हमने जिक्र किया कि हम भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। तो पहली प्रक्रिया में संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दूसरी प्रक्रिया में भी संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है और तीसरी प्रक्रिया में संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। यानी कि तीनों ही प्रक्रिया में संसद का जिक्र है, पार्लियामेंट का जिक्र है। और पहला हमारा कंसेप्ट यही है कि संविधान में जो संशोधन की जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा संसद को दी गई है। यानी कि संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा संसद की संविधान में जो संशोधन की शक्ति है वह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संसद के द्वारा संविधान में जो भी संशोधन किया जाता है वह जो संशोधन है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। उस संशोधन का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा एक केस है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ये मामला है और 1973 का ये मामला है। 1973 के मामले में न्यायपालिका ने ये कहा कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि, कानून अथवा संशोधन अमेंडमेंट को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है, जो 1973 का मामला है, उसमें न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी कानून हो या कोई भी संशोधन हो, अमेंडमेंट हो, जो कि असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? अगर वह संविधान की आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार से इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन के प्रकार के बारे में कि संविधान संशोधन के टाइप्स है वो मुख्यतः 3 टाइप्स हैं। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। तो यानी कि हम भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संशोधन प्रक्रिया का जो जिक्र है वो आर्टिकल 368 में है कि हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 368 में कितनी प्रकार की प्रक्रियाओं का जिक्र है? 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का जिक्र है। आप समझ रहे हैं कि हम भारतीय संविधान में तो कुल 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन की
प्रक्रिया का जिक्र करता है उसमें केवल 2 प्रक्रियाओं का जिक्र है और वो 2 प्रक्रियाएं हैं विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। तो इस प्रकार से हमें ये समझ लेना चाहिए कि अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। लेकिन हम भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, जो कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। इसके बाद हम बात करते हैं पहली प्रक्रिया का, यानी कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, कि हम भारतीय संविधान में सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनमें हम संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकते हैं। तो पहली बात तो इसमें हमें ये याद रखनी है कि संसद का साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन किया जाता है उस प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल 368 में नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इस प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया गया है। और इस प्रक्रिया के द्वारा हम कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से विषयों में बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, उसमें आर्टिकल 2, 3 और 4 शामिल है। आर्टिकल 2, 3, 4 किससे संबंधित है? संघ राज्यों से संबंधित है, यानी किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, किसी भी राज्य की सीमा बाउंड्री में बदलाव करना है, किसी भी राज्य की बाउंड्री को घटाना है, बढ़ाना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो ये केवल संसद के साधारण बहुमत के द्वारा ही हो जाएगा। तो संविधान संशोधन का जो पहला प्रकार है कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, तो अगर हमें किसी राज्य का नाम बदलना है, राज्य की बाउंड्री में घटाव बढ़ाव करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो यह काम संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 124 में अगर कोई किसी प्रकार का बदलाव करना है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें वृद्धि करनी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में क्या है? वृद्धि करनी है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी करनी है। तो यह काम भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। और आपने देखा है कि आर्टिकल 1 to 4 में ये लिखा है कि कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, 1+7 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 1+33 हो गई है। तो इस प्रकार से ये जो संशोधन है ये किस प्रकार से हुआ है? संसद के साधारण बहुमत के द्वारा हुआ है। तो इस प्रकार से संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन है वह पहली बात तो ये है कि इसमें आर्टिकल 368 में इसका जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 2, 3, 4, इसके अलावा आर्टिकल 124 में हमें बदलाव करना है तो वह बदलाव संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया का। दूसरी प्रक्रिया हमारे सामने है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा जो संशोधन है। इसमें हमें यह याद रखना है कि ये प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 368 में है। पहली बात तो ये है कि यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है और अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रियाएं हैं। उनमें से पहली प्रक्रिया है कि संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन संविधान में किया जा सकता है। अब ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिसमें संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन संविधान में किया जा सकता है? उसमें मूल अधिकार शामिल है। हमें पता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि भाग 3 में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से हमें मूल अधिकारों में संशोधन करना है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करना है। तो यह संशोधन संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा ही हो पाएगा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा नहीं होगा। भाग 3 में संशोधन हुए भी हैं। पहले भाग 3 में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। और 7वां जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको क्या है? हटा दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है, वैधिक अधिकार है। तो इस प्रकार से मूल अधिकारों में अगर हमें कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो यह संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही हो पाएगा।
2/3 मेजॉरिटी के द्वारा ही हो पाएगा। इसके अलावा अगर हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बदलाव करना है, राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है वो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में क्या है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, उसमें है अगर हमें किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट करना है, बदलाव करना है, तो यह अमेंडमेंट भी विशेष बहुमत द्वारा ही हो पाएगा, साधारण बहुमत से नहीं होगा। तो संविधान संशोधन की जो दूसरी प्रक्रिया है वह है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। और विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन है यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। इसके अलावा अगर हमें मूल अधिकारों में संशोधन करना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना है, तो यह बदलाव केवल और केवल विशेष बहुमत के द्वारा ही हो पाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं तीसरी प्रक्रिया का। तीसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन, यानी कि इसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए। तो तीसरी प्रक्रिया बहुत ही क्या है, जटिल है, मुश्किल है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो पहली हमारी प्रक्रिया है बहुत ही क्या है, आसान है, सिंपल है। दूसरी क्या है, मीडियम है। और तीसरी जो प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा क्या है, टिपिकल है, क्योंकि इसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का भी समर्थन होना चाहिए, तभी क्या है इस प्रक्रिया में संशोधन हो पाएगा। तो इसमें पहली बात तो सेम है कि इस प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल 368 में किया गया है, यानी कि आर्टिकल 368 में ये प्रक्रिया शामिल है। दो प्रक्रियाओं में से ये दूसरी प्रक्रिया है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट इसमें शामिल हैं जिसमें अगर हमें बदलाव करना है तो विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन के द्वारा ही संशोधन होगा, उसमें शामिल है आर्टिकल 54, आर्टिकल 55। हमें पता है कि अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 55 जो है वो निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस प्रकार से अगर हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें अगर हमें बदलाव करना है तो यह बदलाव संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा ही हो पाएगा। इसके अलावा अगर हमें बदलाव करना है आर्टिकल 73 में, जो कि संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका में किसी प्रकार का कोई विस्तार करना है, तो आर्टिकल 73 में अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो यह अमेंडमेंट भी विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन के द्वारा ही हो पाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 162 में बदलाव करना है, यानी कि राज्यों की कार्यपालिका में विस्तार करना है, तो यह बदलाव भी विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन के द्वारा ही हो पाएगा। इसके अलावा अगर हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अनुच्छेद हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कोई अमेंडमेंट करना है, तो यह बदलाव भी विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन के द्वारा ही हो पाएगा। तो तीसरी प्रक्रिया में ऐसे विषय शामिल हैं जिनमें हम संशोधन के 2/3 बहुमत और राज्यों के समर्थन के द्वारा कर सकते हैं। उनमें अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 शामिल है। इसके अलावा आर्टिकल 73, आर्टिकल 162 और इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर हमें आर्टिकल 368 में संशोधन करना है, बहुत ही फनी बात है कि अगर हमें अनुच्छेद 368 में संशोधन करना है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 368 में है। और अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें आर्टिकल 368 में बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसमें भी हम बदलाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में भी परिवर्तन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। और वो कौन सी प्रक्रिया से किया जा सकता है, तीसरी प्रक्रिया से किया जा सकता है। और तीसरी प्रक्रिया कौन सी है, संसद के 2/3 बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन, यानी कि विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा जो संशोधन, इस प्रक्रिया के द्वारा आर्टिकल 368 में भी संशोधन किया जा सकता है। और हमें पता है कि आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, क्योंकि संविधान संशोधन जो कंसेप्ट है ये भारतीय संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 368 में शामिल है। इसके अलावा हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
संविधान संशोधन से संबंधित अगर कोई कंसेप्ट है, कोई विषय है, कोई मामला है, तो उसके ऊपर दोनों सदनों की यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान इस पर नहीं है। इसके अलावा धन विधेयक जो मामला है, धन विधेयक है, उस विधेयक पर भी क्या है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। और हमें पता है कि जो साधारण विधेयक है उनमें राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। और राष्ट्रपति इस संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। तीनों प्रकार पढ़ने के बाद हम संविधान संशोधन के कुछ चरणों पर बात करते हैं। संविधान संशोधन के विभिन्न चरण इस प्रकार से हैं। पहला इसमें है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विषय मामले में पहली बात तो ये है कि संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन से हमारा अभिप्राय है कि वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है, सबसे पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है। यानी कि संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो सदन के किसी भी प्रस्ताव में लाया जा सकता है। वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है। इसके अलावा विशेष बहुमत होना चाहिए। इसमें संविधान संशोधन के मामले में यह भी बात है कि वह विशेष बहुमत के द्वारा होगा, 2/3 मेजोरिटी के द्वारा होगा। और आर्टिकल 368 में जो दो विषय हैं, दो प्रक्रियाएं हैं, दो विधियां हैं, उसमें पहली विधि है कि संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, और दूसरी प्रक्रिया है संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा समर्थन के साथ ही क्या है, संविधान में संशोधन हो पाएगा। तो विशेष बहुमत भी क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। इसके अलावा संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ज्वाइंट सेशन इसमें नहीं बुलाया जाता। संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण जो विधेयक है और उसमें राज्यसभा और लोकसभा का मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तभी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। इसके अलावा संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंधों में संशोधन के लिए राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, आवश्यक है। और वो कितनी होनी चाहिए, 50% प्लस होनी चाहिए। संघात्मक ढांचे से जुड़ा कोई भी उपबंध है, अगर उसमें बदलाव किया जा रहा है, उसमें संशोधन किया जा रहा है, तो उसमें राज्यों की सहमति भी जरूरी है। और राज्यों की कितनी सहमति होनी चाहिए, 50% प्लस होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। और ये कब से है, 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद है। यानी कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति अवश्य देंगे, अनुमति देने के लिए वो बाध्य है, वो मना नहीं कर सकते 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद। संविधान संशोधन पढ़ने के बाद हम उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन विषय से है। संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत में संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है? भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा, संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। लेकिन अगर हम जिक्र करें आर्टिकल 368 का, तो आर्टिकल 368 में केवल 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का जिक्र है, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन और संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। तो हमारा प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है? तो 3 तरीकों से किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत से पास नहीं किया जा सकता?
नए राज्यों का गठन, ये तो हमने पहले में पढ़ा था कि संसद के साधारण मत के द्वारा किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण भी संसद करती है साधारण मत से। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते भी संसद के साधारण मत के द्वारा किया जा सकता है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये हमने पढ़ा था दूसरी प्रक्रिया में, यानी कि संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, जिसमें हम मूल अधिकारों में और इसके अलावा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर हमें बदलाव करना है तो यह बदलाव संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा ही होगा। और हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत से पास नहीं किया जा सकता। तो मूल अधिकार में अगर कोई बदलाव करना है वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा नहीं हो पाएगा, उसके लिए संसद की 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग को कैसे हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग को हटाने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा किया गया जो मतदान है उसके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग को हटाया जा सकता है। निम्न में से किस संविधान संशोधन के कारण वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। तो ये हमें पता है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी है, 18 वर्ष कर दी गई है। तो वर्तमान में जो 18 साल का व्यक्ति है वह वोट डाल सकता है अगर उसका वोट बना हुआ है। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार है, अडल्ट फ्रांसिस है। तो 21 वर्ष से घटाकर वोट की जो उम्र 18 वर्ष है वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। इसी के साथ ही हमारा संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट है, जो विषय है, जो टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है।